Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 24th February 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about National Data and Analytics Platform NDAP. This topic is important from our syllabus GS paper to governance point of view. देखिए जो पूरा आर्टिकल है दैट इज़ बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा। अगर डेटा ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों के साथ शेयर किया जाए, गवर्नमेंट रिलेटेड या गवर्नेंस रिलेटेड डेटा अगर लोगों के साथ शेयर किया जाए, तभी जाकर के लोग सही ओपिनियन बना पाएंगे अबाउट फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इन दैट केस ओनली द people or citizens of the country will vote in an informed manner, and that would be true democracy. तो guided by this idea, in order to democratize the data with respect to governance, or the नीति आयोग launched नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। तो डेटा का एक फ़ायदा तो ये है, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करेगा, लोग इन्फॉर्म्ड हो करके फिर वोटिंग कर पाएंगे। दैट इज़ द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ डेटा। दूसरा बेनिफिट है डेटा का कि डेटा जब हमारे पास होता है तो उसकी एनालिटिक्स करके वी कैन मेक अ बेटर डिसीजन। सो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, व्हेन दे आर सप्लाइड विथ डेटा, दे कैन मेक बेटर डिसीजंस इन गवर्नेंस कि कैसे क्या किया जा सकता है, किस एरियाज़ को पहले प्रायोरिटाइज किया जाए, किसको डी प्रायोरिटाइज किया जाए, ये सब डेटा के बेसिस पे ही किया जा सकता है। तो डेटा सही तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से गवर्नमेंट में जो जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं या ऑफिसेस हैं उनके पास सही तरीके से डेटा हो अबाउट डिफरेंट सेगमेंट्स। That for this purpose, Niti Aayog has created this National Data and Analytics Platform. It has been launched in 2022 by Niti Aayog in collaboration with different ministries. तो पहला तो ऑब्जेक्टिव है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म का टू डेमोक्रेटाइज द एक्सेस ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट डेटा। डेमोक्रेटाइज द एक्सेस टू द पब्लिक गवर्नमेंट डेटा से हमारा मतलब है कि जो सरकारी डेटा हैं, पब्लिक गवर्नमेंट डेटा हैं, वो लोगों के लिए एक्सेसिबल हों, इंटरऑपरेबल हों, इंटरैक्टिव हों, मतलब लोग उन डेटा को एक्सेस कर पाएँ और उसके बेसिस पे वो कुछ रिस्पॉन्ड भी कर पाएँ। सो सच डेटाज विथ हेल्प ऑफ दिस प्लेटफॉर्म आर अवेलेबल to the various stakeholders like civil servants, university students, researchers, journalists, innovators, या common people in the form of civil society groups in a user friendly manner। तो डेटा फाइनेंस से रिलेटेड, सरकार के हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये सब कुछ इस नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म पे काफ़ी कंक्रीट तरीके से और क्लियर कट तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको अलग अलग फील्ड के लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे पहले तक, एनडीएपी लॉन्च होने से पहले तक, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू द इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग वाज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डेटा फॉर्मेट एंड नो इंटरऑपरेबिलिटी। मतलब एक जगह का डेटा है, दूसरे जगह का डेटा दूसरे फॉर्मेट में है, पहले डेटा किसी और फॉर्मेट में, हेल्थ का डेटा जो है वो अलग से तरीके से है, एजुकेशन का डेटा अलग तरीके से, तो उसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में लोगों को तकलीफ हो रही थी। नाउ देयर इज़ this NDAP, National Data and Analytics Platform, mainly by Niti Aayog in association with different ministries and state government. Now all such data will flow in a very organic manner, and that will allow people or different stakeholders to make correct understanding about functioning of the government. तो क्या फ़ायदा है सिग्निफिकेंस ऑफ NDAP, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? इट एनेबल्स लिंकिंग एंड यूज ऑफ सेवरल टाइप ऑफ डेटा एट वंस। तो डेटा एनालिटिक्स बेसिकली इसी को कहते हैं। सारे डेटा अगर हमारे पास ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड तरीके से अवेलेबल हों तो वी कैन नाउ मेक अ बेटर एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन एंड कैन टेक बेटर डिसीजंस। द स्टैंडर्डाइज्ड डेटा सेट्स इनेबल मर्जिंग ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस से हमारा मतलब है एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, सबके डेटा अगर एक ही फॉर्मेट में होंगे तो सारे सेक्टर का एक साथ हम लोग एनालिसिस बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और जो सिविल सर्वेंट्स हैं, दे कैन टेक बेटर डिसीजंस इफ़ दे हैव द डेटा अवेलेबल इन वेरी कंक्रीट मैनर। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। तो कभी भी डेटा का इंपॉर्टेंस पे सवाल आ जाए कि डेटा इन गवर्नेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, एथिक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कि हाउ टू मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, हाउ टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन व्हेन यू आर अ सिविल सर्वेंट। तो फॉर एग्जांपल ये देखिए,
Utility of this platform, National Data Analytics Platform, for a civil servant who is building a new primary health center. एक छोटा सा हॉस्पिटल खोलना है एज ए सिविल सर्वेंट आपको, ऐसा मान लीजिए केस स्टडी है, एक छोटा सा प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलना है आपको एज ए सिविल सर्वेंट. तो उस केस में यू कैन मेक अ राइट डिसीजन ओनली व्हेन यू हैव राइट डेटा कि ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है कहाँ खुलना चाहिए, किन लोगों को प्रायोरिटी देनी चाहिए. तो यू नीड टू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ डिपार्टमेंट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. हेल्थ डिपार्टमेंट का जो MIS सिस्टम है उसका इन्फॉर्मेशन भी इस NDAP पे होगा. वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किन किन जगहों पे अस्पताल हैं, कहाँ कहाँ पे सर्विसेज लोगों को मिल पा रही हैं और कहाँ कहाँ पे देयर इज़ वाइड गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई एज फार एज हेल्थ सर्विसेज आर कंसर्न. तो जहाँ पे भी गैप ज़्यादा होगा आपको वहीं पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोलने चाहिए. इस तरीके से आप पता करेंगे. फिर इकोनॉमिक सेंसस के बेसिस पे आप पता करेंगे लिस्ट ऑफ कम्युनिटीज़ विथ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़. तो ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं जो थोड़े से वेल ऑफ हैं और जहाँ के लोग जो हैं प्राइवेट हेल्थ केयर या प्राइवेट अस्पताल का इस्तेमाल कर रहे हैं. फिर आप पॉपुलेशन सेंसस की मदद से आप पता करेंगे उन विलेजेस के बारे में जहाँ का जिनका साइज़ ज़्यादा है, पॉपुलेशन साइज, बट वहाँ पे हेल्थ सेंटर्स कम हैं. ये सारे डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म पे, क्रिएटेड बाय नीति आयोग. एंड दैट इज़ हाउ अ सिविल सर्वेंट कैन मेक अ बेटर डिसीजन व्हेन डिफरेंट पब्लिक डेटा सेट्स आर अवेलेबल टू देम. और इनके बेसिस पे वो फैसला कर पाएगा कि कहाँ पे वो बेहतर तरीके से वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल सकता है, विच कुड प्रूव टू बी मोर इफेक्टिव एज फार एज पब्लिक सर्विसेज कंसर्न. तो ये सब आपको इस्तेमाल करना आना होगा. आपको पेपर में इस तरीके के डायग्राम्स बनाने सीखने होंगे. इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा, ऐसे आपको एक अलग से विंडो बना करके आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एंड ऑल. यू कैन मेंशन अबाउट नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म. कोई ज़रूरी नहीं है कि सीधा सीधा यही सवाल आए, बट येट वाइल आंसर राइटिंग you can quote this and you can also exemplify the significance of it. The next article is about a patient who has been cured of HIV, and with this person becomes the third patient who has been cured of HIV. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view, especially from health segment. तो this person, वैसे तो उनकी आइडेंटिटी को हाइड की गई है, but that person is being known as Dusseldorf patient. He is from Germany and he has become the third person in the world or human history you may say so far who has been cured of HIV. पिछले 4 सालों से अब इनका कोई भी इलाज नहीं चल रहा है. Without any such treatment, this person is doing fine and no HIV virus is further multiplying in his body, and that is how you can say that this person has been completely cured of HIV. नाम इनका दिया जा रहा है, ये मतलब इनकी आइडेंटिटी के लिए एक टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, डसलडॉर्फ पेशेंट. कैसे रिकवर किया इन्होंने HIV से वो भी ज़रा समझते हैं. इनके बॉडी के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया ऑफ एन HIV रेजिस्टेंट म्यूटेशन. तो इनके बॉडी के अंदर एक ऐसा बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया जो HIV रेजिस्टेंट था. तो HIV रेजिस्टेंट होता कैसे है, आखिर HIV होता क्या है, पहले वो समझते हैं, उससे कौन सी बीमारी होती है वो समझते हैं, और फिर HIV रेजिस्टेंट के बारे में समझते हैं. देखिए, HIV वायरस का नाम है, एक तरीके का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. इट इज़ अ वायरस विच अटैक्स इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन्स. ये कि जिस भी इंसान के अंदर ये वायरस पहुंच जाता है HIV, वो उस इंसान के इम्यून सिस्टम को डैमेज करने लगता है. और जब इंसान का इम्यून सिस्टम डैमेज होने लगता है तो फिर उसकी बॉडी किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने की कंडीशन में नहीं रहती है. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द बॉडी लूजेज इट्स कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस. और जब ऐसा स्टेज पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ दिस HIV वायरस, व्हेन दिस स्टेज रीचेज वेयर द बॉडी ऑफ ए पर्सन इज नॉट एबल टू फाइट अगेंस्ट एन एक्सटर्नल वायरस, तो उस स्टेज को कहा जाता है एड्स, acquired immune deficiency syndrome. तो AIDS is a medical condition or a disease you may say where immune system is too weak to fight infection, while HIV is the name of virus because of which AIDS happens. तो HIV वायरस कैसे हमारे बॉडी को अटैक करता है वो जरा समझिए. ये वायरस है HIV वायरस, हमारे बॉडी के अंदर होते हैं CD4 सेल्स. ये जो CD4 सेल्स होते हैं ये स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं. They are responsible for providing immunity to our body.
CD4 cells provide immunity to our body, innate immune system. अब ये HIV वायरस क्या करता है? ये HIV वायरस आता है और इस सेल के ऊपर के सरफेस पे चिपक जाता है. ऊपर के सरफेस पे इस सेल के, ये CD4 सेल के ऊपर के सरफेस पे एक रिसेप्टर लगा होता है. इस रिसेप्टर का नाम है CCR5. ये सब टेक्निकल नाम है बट फिर भी आपको जानना चाहिए. तो CD4 सेल है, हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसको सेल कहते हैं. CD4 सेल के ऊपर ऐसा रिसेप्टर लगा है CCR5. HIV वायरस आता है, CCR5 से अटैच हो जाता है जो रिसेप्टर है, और फिर CCR5 की मदद से वो इस सेल के अंदर इंटर कर जाता है. तो इसी HIV attaches itself to this CD4 cell and enters into the CD4 cell. Then HIV copies itself and make more and more virus. तो HIV with help of the cytoplasm creates more and more number of such viruses. जब HIV जो वायरस है उसके नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, then it starts killing the CD4 cell. और CD4 सेल को जब ये मारने लगते हैं HIV वायरस, तो फिर बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो ख़त्म होने लगती है. किसी भी एक्सटर्नल इन्फेक्शन से फाइट करने की कैपेसिटी ख़त्म होने लगती है. तो यह है CD4 सेल, उसके अंदर CCR5 रिसेप्टर की मदद से HIV घुसा, अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद CD4 सेल को ही मारने लगा. एंड दैट किल्स और लिमिट्स द कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल इन्फेक्शन. या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि दैट सप्रेसेस इम्यून सिस्टम ऑफ अ बॉडी. और ऐसे कंडीशन को कहा जाता है ऐसे कंडीशन को कहा जाता है एड्स, acquired immune deficiency syndrome. This AIDS happen because of HIV. अभी कैसे इलाज किया जाएगा किसी भी पेशेंट का? इस पेशेंट का जो पर्टिकुलर ये जो डसलडॉर्फ पेशेंट की हम बात कर रहे हैं, इसका इलाज कैसे किया गया? तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया, अब HIV रेजिस्टेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया गया है. तो HIV रेजिस्टेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में क्या किया गया है कि ये जो CCR5 रिसेप्टर है इसको मॉडिफाई कर दिया जाता है. HIV रेजिस्टेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इट मॉडिफाइज द CCR5 receptor, and this CCR5 receptor, when it is modified, it does not allow the virus to enter into the CD4 cell. तो HIV, as I said, mainly targets and damages CD4 immune cells in the body, reducing the body's ability to defend against infection. The virus enters the CD4 cell through CCR5 receptors. But what CCR5 delta 32 mutation does, CCR5 delta 32 mutation that has been given with help of this bone marrow transplantation in this Dusseldorf patient, it modifies the CCR5 receptor that does not allow HIV virus to enter into the CD4 cell, and this is how HIV virus is not able to kill the CD4 cell, and that is how the immune system of the body remains unimpacted despite HIV virus entering our body. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. Please attempt this question and you can submit the answer in the comment section. The next article is about social stock exchange, and this topic is important from our syllabus GS paper 4 ethics and integrity point of view, especially from the corporate governance point of view. देखिए, न्यूज़ ये है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को फाइनली सेबी से अप्रूवल मिल गया है टू लॉन्च सोशल स्टॉक एक्सचेंज, विच विल बी नाउ अ सेपरेट सेगमेंट ऑफ NSE. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक सेपरेट सेगमेंट होगा जिसका नाम है सोशल स्टॉक एक्सचेंज. सोशल स्टॉक एक्सचेंज है क्या? सरल भाषा में मैं बताऊं तो जो NGO होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो किसी सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, जैसे आर्यनक हो गया, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए है, सेवा हो गया, वीमेन राइट्स के लिए हैं. तो इस तरह के जो भी NGO हैं जो सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, वो अब फंड रेज कर सकते हैं इस SSE से, सोशल स्टॉक एक्सचेंज से. जैसे नॉर्मली प्रॉफिट या कॉमर्शियल कंपनी होती है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जाती है और फंड रेज करती है, लोगों को, पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा भी शेयर करती है. बट सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक अलग से स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च किया गया है NSE में, जहाँ पे जो NGOs या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे कैन रेज फंड. सो यू सी, फॉर प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अब आ गया है सेपरेट सेगमेंट जिसका नाम दिया गया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज. और ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है
इसमें मिनिमम 1 करोड़ रुपए का फंड रेज करना है और एक जो इन्वेस्टर है वो मिनिमम 2 लाख रुपए उसको इन्वेस्ट करना है। जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है इसको कहा जा रहा है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल सेगमेंट। जीरो कूपन या जीरो प्रिंसिपल सेगमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो भी इंसान कंट्रीब्यूट करेगा, जो भी एनजीओ को पैसा देगा, उसको ना ही कोई इंटरेस्ट मिलने वाला है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है जीरो कूपन, ना ही उसको कोई प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलने वाला है। सो द बोरोइंग एंटिटी यानी कि जो एनजीओ है दैट इज बोरोइंग एंटिटी डज नॉट हैव टू पे द इंटरेस्ट, that is why zero coupon, and it does not have to pay the principal also, that is why it is zero principal. That means the people who will invest in the NGOs through this social stock exchange will get nothing in return. They will neither get their principal back nor they will get any interest on their investment. Sangeet Natak Akademi Awards for important Assam personalities. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. आपको सीधा सीधा रटना होगा असम से किन किन लोगों को हाल फिलहाल में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स दिए गए हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स टू थिएटर पर्सनालिटी अभिनाश शर्मा फॉर डायरेक्शन फॉर द ईयर 2019। आसाम्स रंजू मोनी सैकिया फॉर सत्रिया डांस ईयर 2019। प्रांजल सैकिया फॉर एक्टिंग ईयर 2019। गुनींद्र नाथ ओझा फॉर अंकिया नाथ भावना and for direction of 2021, and Prasanna Gogoi for folk music and dance for year 2021. You will have to mug it up. Topic number 5 is about Borthekara. This topic is important from our syllabus. This is important from prelims exam point of view. मेंस के आने के चांसेस कम है। देखिए बोरथेकरा एक तरीके का फ्रूट होता है, असमीज में इसको कहते हैं बोरथेकरा, विच इज़ एन एवरग्रीन ट्री। बोरथेकरा कहते हैं एक तरह का फ्रूट है जो नॉर्मली साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है, इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में प्लस बांग्लादेश में मिलता है। इसकी इन जनरल काफ़ी अच्छी थ्योरेपेटिक वैल्यू होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर बोरथेकरा इज़ यूज्ड फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल। बोरथेकरा को इन जनरल कच्चा जब ये होता है तो नहीं खाया जाता है, ये पकने के बाद ही बोरथेकरा खाया जाता है। अभी हाल फिलहाल में रिसर्चर्स ने रिसर्च करके बताया है कि बोरथेकरा इज़ वेरी गुड फ्रूट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्ट डिजीजेज। Medicinal plant commonly known as Borthekra in Assam is found to have cardioprotective potential. This has been released by Department of Science and Technology. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। इट्स एन बॉडी क्रिएटेड विथ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। द रिकमेंडेशन ऑफ द लॉ कमीशन आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। टॉपिक नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में all the 3 statements are correct, so the correct answer is option D again. Astrosat, इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हैं क्योंकि अदर देन यूएस एंड रशिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापानीज स्पेस एजेंसी हैज ऑल्सो लॉन्च्ड सिमिलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, एस्ट्रोसैट वाज नॉट फॉर 1650 किलोमीटर हाइट, इट वाज नॉट फॉर हायर अर्थ या मिडिल अर्थ ऑर्बिट, इट वाज फॉर लो अर्थ ऑर्बिट, एंड दैट इज द सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो wrong. So correct answer is again option D. That's all from our side for today. Thanks for watching.